प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको अकबर की राजपूत नीति के बारे में जानकारी दे रहा हूँ और पिछले वीडियो से आगे बढ़ते हुए इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताने जा रहा हूँ कि अकबर के द्वारा राजपूत नीति को क्रियान्वित करने के लिए अकबर ने कौन कौन से कार्य किए, उनकी चर्चा मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ कर रहा हूँ। पहला जो राजपूत नीति को क्रियान्वित करने का जो कार्य किया अकबर के द्वारा, वो था वैवाहिक संबंध। राजपूतों से घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के लिए अकबर ने अनेक राजपूत राजवंशों की राजकन्याओं से विवाह किए। सर्वप्रथम अकबर ने आमेर के राजा भारमल की कन्या हरकू भाई से सन 1562 ईस्वी में विवाह किया। इसके अतिरिक्त 1570 में बीकानेर के शासक कल्याणमल तथा जैसलमेर के राजा हरिराय ने भी अपनी कन्याओं के विवाह अकबर के साथ किए। मारवाड़ के राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह जहांगीर से किया। तो इस प्रकार से जो राजपूत नीति को क्रियान्वित करने का जो पहला कदम उसने उठाया, वो था राजपूतों की साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने का। दूसरा जो कार्य किया वो था राजपूतों की उच्च पदों पर नियुक्ति। अकबर ने अनेक राजपूत नरेशों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। भारमल, भगवान दास, मान सिंह, कल्याणमल, राय सिंह आदि को उच्च पदों पर नियुक्त किया गया। राजा मान सिंह को 7000 का मनसब प्रदान किया गया, जो कि साधारणतया शाही परिवार के सदस्यों को ही प्रदान किया जाता था। तो इस प्रकार से वैवाहिक संबंधों के बाद अकबर ने राजपूतों को उच्च पदों पर नियुक्ति प्रदान की और राजपूत नीति को क्रियान्वित करने के लिए अपने जो उपाय थे उनको सुदृढ़ किया। अगला जो कार्य आता है वो है राजपूत नीति को क्रियान्वित करने का धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करना। अकबर ने धर्म सहिष्णुता का परिचय देते हुए राजपूतों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। जो राजपूत राजकुमारियां मुगल अंतःपुर में प्रवेश करती थी, उन्हें अपने धर्म के पालन करने की आज़ादी थी। अकबर ने जजिया कर तथा यात्री कर भी समाप्त कर दिए। वह धार्मिक पूजा पाठ की स्वतंत्रता प्रदान की। तो इस प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता देना भी उनकी राजपूत नीति के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कार्य था। चौथा जो आता है वो है आंतरिक स्वतंत्रता प्रदान करना। यद्यपि अकबर ने राजपूत शासकों को राजनीतिक दृष्टि से अधीन बनाया, परंतु उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। उसने अपने
अधीनस्थ राजपूत शासकों की सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं को नष्ट करने का प्रयास नहीं किया। तो ये भी उसकी राजपूत नीति को लागू करने के पीछे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य या कार्य था। अगला जो कार्य आता है वो है स्वतंत्रता प्रिय राजपूतों का दमन। अकबर ने उन राजपूत नरेशों का दमन करने का निश्चय कर लिया जो उसकी अधीनता मानने को तैयार नहीं थे। अतः अकबर ने निम्नलिखित या अग्रलिखित राजपूत राज्यों पर आक्रमण किए, जिसमें पहला जो आक्रमण उन्होंने किया वो था मेड़ता की विजय। 1562 ईस्वी में अकबर ने अजमेर के सूबेदार सरफुद्दीन को मेड़ता को जीतने के लिए भेजा। उसने मेड़ता के दुर्ग का घेरा डाल दिया। यद्यपि राजपूतों ने मुगलों का वीरतापूर्वक मुकाबला किया, परंतु अंत में उनकी पराजय हुई और दुर्ग पर मुगलों का अधिकार हो गया। अगला जो स्वतंत्रता प्रिय राजपूतों के दमन के अंतर्गत जो राज्य आता है या रियासत आती है वो थी रणथंभौर विजय। फरवरी 1569 ईस्वी में अकबर ने एक विशाल सेना लेकर रणथंभौर के दुर्ग को घेर लिया और अंत में सुरजनहाड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इसी दमन के अंतर्गत राजपूतों के राज्यों के दमन में कालिंजर की विजय भी काफ़ी उल्लेखनीय मानी जाती है। अगस्त 1569 ईस्वी में ही अकबर ने मजनू खां ककसाल को एक विशाल सेना देकर कालिंजर को जीतने के लिए भेजा। यहाँ के शासक रामचंद्र ने मुगलों की शक्तिशाली सेना से मुकाबला करना व्यर्थ समझा और अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। स्वतंत्रता प्रिय राजपूतों के दमन के अंतर्गत अकबर और मेवाड़ का जो संघर्ष है वो काफ़ी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण माना जाता है। अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए आसफ खां के अधीन एक विशाल सेना भेजी और वहाँ स्वयं भी 23 अक्टूबर 1567 ईस्वी को चित्तौड़ विजय करने के लिए वहाँ पहुँच गया। चित्तौड़ पहुँचकर अकबर ने दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया। अतः जयमल को चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा का भार सौंपकर उदय सिंह अरावली की पहाड़ियों में चला गया। 23 फरवरी 1568 ईस्वी को अकबर ने अपनी बंदूक से गोली चलाकर जयमल को मार डाला। इसी के अंतर्गत चित्तौड़ का पतन भी आता है। जयमल की मृत्यु के बाद दुर्ग की रक्षा का भार पत्ता ने संभाला। पत्ता भी लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ और चित्तौड़ के दुर्ग पर अकबर का अधिकार हो गया। अकबर और महाराणा प्रताप, इनका संघर्ष भी काफ़ी ऐतिहासिक माना जाता है। 21 जून 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसे हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को पराजय का मुंह देखना पड़ा, परंतु अकबर न तो महाराणा प्रताप की शक्ति का दमन कर सका और न उसे अधीन कर सका। अकबर ने
प्रताप का दमन करने के लिए अनेक सेनापति भेजे, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। चित्तौड़ मांडलगढ़ को छोड़कर राणा प्रताप ने अपने समस्त खोए हुए प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। अब आता है अकबर की राजपूत नीति के परिणाम। पहला जो परिणाम निकल कर आता है वो है राजपूत मुगल साम्राज्य के दृढ़ स्तंभ बन गए। दूसरा जो इसका परिणाम आता है वो है राजस्थान पर या राजपूताने पर अकबर का प्रभुत्व स्थापित हो गया, या यह कह सकते हैं कि राजस्थान पर उन्होंने आधिपत्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली। तीसरा जो परिणाम निकल कर आता है वो है राजपूत नीति का मुस्लिम और अन्य राजपूत राज्यों को जीतने में सहायता मिलना। राजपूतों का सहयोग प्राप्त करके पश्चिमोत्तर क्षेत्र में तथा अन्य क्षेत्रों में मुस्लिम राज्यों को जीतने में अकबर सफल हुआ। राजपूतों की सहायता से बंगाल, बिहार, उड़ीसा, खानदेश तथा अहमदनगर में अकबर के लिए विजय प्राप्त करना सरल हो गया। इसी नीति के परिणाम के अंतर्गत विद्रोही मुस्लिम सरदारों पर आक्रमण भी हुए। राजपूत योद्धाओं और सेना नायकों की सहायता से अकबर विद्रोही मुस्लिम सरदारों पर अंकुश रख सका तथा अपने को उनके षड्यंत्रों से मुक्त रख सका। नए युग का प्रारंभ। राजपूत मुगल साम्राज्य के प्रति स्वामी भक्त हो गए। इससे हिंदू मुगल साम्राज्य के शुभचिंतक बन गए और उसकी प्रगति व सहायता के लिए अपना योगदान देने लगे। इससे भारत में नवीन युग का प्रारंभ हुआ। अकबर की राजपूत नीति का और भी परिणाम अन्य क्षेत्रों में देख सकते हैं। वह है सांस्कृतिक प्रगति और समन्वय। हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय मुगल कला की मुख्य देन है। ये अकबर की राजपूत नीति का ही परिणाम था। वास्तुकला, चित्रकला, संगीत, साहित्य आदि विभिन्न क्षेत्रों में हिंदू मुस्लिम विचारधाराओं का समन्वय स्थापित हुआ। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको अकबर ने जो राजपूत नीति को क्रियान्वित करने के लिए जो कदम उठाए उसके बारे में और अकबर की राजपूत नीति के परिणामों के बारे में जानकारी दी है। धन्यवाद।